अब मानवाधिकार दिवस आप लोग यहाँ मना रहे हैं और जिस तरह से मना रहे हैं वो सीधा से एक सवाल उठाता है कि क्या वाकई मानव के अधिकार आज बचे हुए हैं? मानव अधिकारों के ऊपर एक चौतरफा हमला है आज के देश में, इसीलिए इसको नाम हमने दिया है रीइमेजिनिंग इंडिया, मेरे सपनों का भारत। कि हम किस तरह का देश चाहते हैं, उसमें किस तरह से जो मानव अधिकार हैं, जो मानव अधिकारों के रक्षक हैं, उनके ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं उसमें उनको किस तरह रोका जाए, उन हमलों को, और किस तरह से इनको सुरक्षित किया जाए। आज ये कार्यक्रम देश के 22 स्टेट्स में और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 600 से ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं इसी बैनर के अंदर, रीइमेजिनिंग इंडिया, मेरे सपनों का भारत। और सब जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि हमको एक ऐसा देश चाहिए जहां पे मानव अधिकारों की सुरक्षा हो। जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं दलितों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, जर्नलिस्ट पे, इंटेलेक्चुअल्स पे, वो हमले रुकने चाहिए। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। औरतों के ऊपर जो हमले हैं, जो बलात्कार हैं, वो रुकने चाहिए। जिस तरह UAPA लगा कर जितने ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनकी रिलीज की डिमांड है। हम बहुत खुश हैं कि कम से कम सुधा भारद्वाज जो है वो आज रिहा हो चुकी है। इसी तरह बाकियों के लिए लड़ाई, तो इस संकल्प के साथ कि ये लड़ाई जो है मानव अधिकारों की सुरक्षा की, वो जारी रहेगी, इसी संकल्प के साथ पूरे देश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े नेटवर्क्स हैं, जैसे एडवा है, NFIW है, एडमम है, YWCA है, ये बड़े नेटवर्क्स हैं जो शामिल हैं। और फिर बहुत सैकड़ों संस्थाएं, अनज जैसी सदर नागरिक संगठन है, साझी विरासत है, PUCL, ऐसी बहुत संस्थाएं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से UAPA बांटी गई है और जो अफवाह को वो हटाने की जो डिमांड अब शुरू हुई है इस पूरे नागालैंड मामले के बाद, उसके बाद क्या वाकई गुंजाइश बचती है कि मानव अधिकार जो दिवस है उस जैसा कुछ बचता है क्या? देखिए, मानव अधिकारों का हनन तो जैसा आपने कहा कि UAPA का जिस तरह इस्तेमाल या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिस तरह से उसका यूज़ किया जा रहा है, और जिस तरह नागालैंड में बेकसूरों को 14 लोगों को मार दिया गया, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे एक कई बार तमाशा सा ही लगता है कि एक दिन जो है आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व कर लें। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इस दिन दोबारा से संकल्प करें कि ये सारे जो हनन हो रहे हैं इन पे रोक लगाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें, हमारी कोशिश इस बार ये रही है कि जो आम इंसान है उनको हम इन मुद्दों पे के साथ जोड़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट चिल्ला रहे, तो हमने ये कॉल दी है कि लोग अलग अलग जगह से वीडियोस बनाएं। आप हमारा अगर रीइमेजिनिंग इंडिया का पेज देखेंगे तो सारा दिन उस पे फेसबुक लाइव, उस पे वीडियोस ऑर्डिनरी लोगों के वो आपको दिखाई देंगे। इसी बारे में बात करते, क्योंकि जागरूकता जब बढ़ेगी तभी आप इस संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं, और संघर्ष करते हैं तो जीत जरूरी होती है। आज मतलब हम तो आज के दिन खड़े हैं जब किसान अपनी जीत का जश्न मना के वापस जा रहे हैं, तो अगर संघर्ष करेंगे तो जीत होगी, हमें इसका यकीन है। जब आप इस वक्त यहाँ पे एक मानवाधिकार दिवस यहाँ आप लोग मना रहे हैं, भले ही उसका जो तरीका है वो कैसा भी हो, और दूसरी तरफ अगर यहाँ से ही कुछ किलोमीटर दूर हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ मानव अधिकार का सीधा सा उल्लंघन पिछले कई महीनों से हो रहा है। जुमे का आज रोज है, नमाज नहीं पढ़ने की जा रही है। दो अलग अलग चीजें, एक दिल्ली जो आप कर रहे हैं और एक गुड़गांव जो दिल्ली से सटा हुआ है। नहीं, देखिए, गुड़गांव का मसला तो पिछले तकरीबन 2 साल से चल रहा है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक किसी भी कोई भी धर्म हो, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये हमारा संविधान इजाज़त देता है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सके, चाहे वो नमाज पढ़ने की बात हो या चर्च जाने की। एक तो गुड़गांव में जितने मुसलमान हैं उनके हिसाब से मस्जिदें कम हैं, तो बाकायदा प्रशासन ने ये जगहें सुनियोजित ढंग से उनको दी हैं कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ, और सिर्फ फ्राइडे की पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं कि रोज 5 नमाजें पढ़ी जाती। उसके ऊपर भी संघ परिवार लगातार हमले कर रहा है। ये एक कोई आम हिंदू नहीं है, ये संघ परिवार का एक छोटा तबका है जो चाहता है कि देश में लगातार हिंदू मुस्लिम होता रहे और दंगे होते रहे और माहौल खराब रहे। वो ये लगातार हमले कर रहा है, और उसका बहुत आसान सा समाधान है कि वहाँ का जो प्रशासन है, चिन्हित लोग हैं उन पे केस लगाए, उनको अरेस्ट करें।
आप मथुरा को कैसा देखते हैं? मथुरा में बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे बाबरी मस्जिद के कांड में हमने देखा। एक संगठन लगातार मांग कर रहा है कि हमें अंदर जो है वो पूजा करने दी जाए, अगर नहीं करने दी जाएगी तो हम देश व्यापी स्तर पर जो है वो एक्टिव होकर प्रोटेस्ट करेंगे। कैसा इसको आप देख रहे हैं? बड़ा एक्टिवली कई मामलों में आप रही हैं, चाहे वो गुजरात दंगे रहे हों या उसके आसपास से पहले की गतिविधियां रही हों, तो क्या ये बिल्कुल वैसा है जैसा बाबरी मस्जिद या किस तरह के हालात बनाने की लगातार पूरे प्रशासन को, पूरी की पूरी सरकार को धमकी दे देता है, तो कितनी लाचार और बेबस वो सरकार हो सकती है? देखिए, सरकार बेबस और लाचार नहीं है, सरकार का संरक्षण है उस संस्था को। सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो उसी संस्था से आते हैं, वो प्रचारक हैं, वो आरएसएस के लोग हैं। तो ये सोचना कि सरकार लाचार है, ऐसा नहीं है। सरकार अगर ना चाहे तो एक दिन संगठन ना कर पाए। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या गुंडागर्दी सड़क पे कर सकते हैं? अगर प्रशासन ना चाहे तो कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती। प्रशासन की पूरी भागीदारी है और प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। और जहां तक मथुरा का आपने सवाल किया, मथुरा उसी कड़ी का हिस्सा है। बात यह है कि आरएसएस संघ परिवार चाहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाए, यहाँ पे किसी भी तरह की आज़ादी ना हो, खास तौर से जो अपर कास्ट नहीं है, जो हिंदू नहीं है। और इस वजह से ये लगातार, और अभी यूपी का इलेक्शन आ रहा है और यूपी के इलेक्शन में इनको हिंदू मुस्लिम नहीं किया तो ये जीतेंगे नहीं। सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। तो वोट बटोरने की पूरी राजनीति है, इसलिए इस वक्त मथुरा को खड़ा किया गया। अब यूपी है या फिर वाकई ही मथुरा मस्जिद को भी प्लान कर उसी तरह से, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी इजाजत नहीं देता कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक जगह है वो उसी हालत में रहेंगी, तो क्या मथुरा मस्जिद को भी उसी तरह से शहीद करने की? मथुरा तो उनके, देखिए, उनके टारगेट पे था ही ना। अयोध्या, काशी, मथुरा, उन्होंने हमेशा तीन चीजें कही, जब जिसकी जरूरत हो तब जेब से निकाल लो। भाई, आपने एक मुद्दा बना लिया, जब चाहिए आपने जेब से निकाल लिया उसको और आप शुरू हो गए। थैंक यू। शुरू होता है वहीं रोड के बराबर हमारा धंधा चल रहा है। जो उनके हैं, राज्य उन्होंने बनाया है, राष्ट्र उन्होंने बनाया है, सबसे ऊपर इंसान है, सबसे ऊपर लोग हैं। राज्य ऊपर नहीं है, राष्ट्र ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लोग। इस बात को याद दिलाते रहना और इसके लिए काम करते रहना बहुत जरूरी है। और यह भी कि अगर दूसरों के अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपके सुरक्षित होंगे। तो अगर कश्मीरियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर नागालैंड के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर मुसलमानों के छीने जा रहे हैं, ईसाइयों के छीने जा रहे हैं, तो बाकी लोग निश्चिंत नहीं रह सकते कि उनके अधिकार तो सुरक्षित हैं। क्योंकि मानवाधिकार की कल्पना ही यह है कि वो सबको समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकजुट होने का मतलब यह है कि हम यह भी याद रखें कि ये मुल्कों की सरहद में बंधे हुए नहीं हैं। तो बांग्लादेश में लोगों का अधिकार, भारतवर्ष में लोगों का अधिकार, श्रीलंका में लोगों का अधिकार, पाकिस्तान में अधिकार, म्यांमार में अधिकार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इसलिए हमको दूसरे राष्ट्रों में भी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। वो फिलिस्तीन हो, अफ्रीका हो, फिलीपींस हो, इराक हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। तो इसलिए यह सिर्फ ऐसा दिवस नहीं है जिस पे आप उत्सव करते हैं, लेकिन इसमें आप एक बार याद करते हैं इस चीज को कि यह कितना गंभीर दायित्व है हम सबका। सर, जब मानवाधिकार दिवस की बात आती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल आता है कि क्या आज लोग भूखे तो नहीं सो रहे हैं, क्या आज लोगों के पास छत है, या दूसरी प्रताड़ना है। 56 हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग 2014 में 56 थी, वो आज 100 पार कर चुकी है। सर, हालात हमारे पाकिस्तान, नेपाल से ज्यादा खराब हो चुके हैं, जो कहीं टिकते नहीं है हिंदुस्तान के आगे। तो किस तरह की ये चीजें देखते हैं, मतलब क्या हालात देश में है? देखिए, एक समय के बाद यह बात कही गई कि लोगों का जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है, इसका मतलब उनको खाने का भी अधिकार है। उनको एक कैलोरी मिलनी चाहिए रोज, जिससे वो इंसान के तौर पर जिंदा रह सके। इसको मुहैया कराना किसका काम है? लोग ये सोचते हैं कि आप अपना भोजन इकट्ठा कीजिए, वो ठीक है,
लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अपना भोजन खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है। मुझे काम मिलना नहीं मिलना ये मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी राज्य की है कि वह जीवन जीने के अधिकार की सुरक्षा करे, जिसमें आप जिसको कह रहे हैं कि कोई इंसान भूखा ना सोए, ना सिर्फ भूखा ना सोए बल्कि वह स्वस्थ रहे, जिसके लिए उसके पास न्यूनतम कैलोरी जो उसके लिए चाहिए वो उसको मिले। तो अगर वह नहीं होता है, इसका मतलब सरकार इस सबसे बुनियादी अधिकार का उल्लंघन कर रही है। बाकी अधिकारों की आप बात छोड़ दीजिए, और अगर हम इस गाफिल हो जाते हैं तो फिर बाकी अधिकार भी आपसे ले लिए जाएंगे। तो इसका संबंध आपकी अर्थव्यवस्था से है। आपकी अर्थव्यवस्था किस तरह विकसित हो रही है। अगर आप एक खुला पूंजीवाद को एक खुली छूट देते हैं तो पूंजीवाद सबको कुचल कर रख देगा, क्योंकि उसके लिए जो धर्म है वो मुनाफा है, और मुनाफा लोगों की जान की कीमत पर भी हासिल किया जा सकता है। इसीलिए पूंजीवाद को जंग बहुत पसंद है। तो लोग भूखे मरे, लेकिन अगर उसकी अट्टालिका ऊपर चलती चली जाए तो कहा जाएगा कि देश काफी ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कंकालों पर खड़ा हुआ देश है। तो यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दें। कौन सी अर्थव्यवस्था हम अपना रहे हैं। सर, जहाँ आज दुनिया भर में मानवाधिकार जो है दिवस की बात हो रही है, संगठन ने ऐलान ही ये किया है कि आज मानवाधिकार दिवस है और हम एक मस्जिद में घुसकर अपनी धर्म की पूजा करेंगे। तो भारत के लिए ये जो पिछले 6-7 साल रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक साल रहे हैं, क्योंकि इनमें यह दिखलाई पड़ा है कि खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों के अधिकारों का आप अपहरण कर सकते हैं। मुसलमानों की इबादत का अधिकार, उनके खाने पीने जीने का अधिकार। आपने अभी गुजरात उच्च न्यायालय के फटकार सुनी होगी जो उसने अहमदाबाद के म्यूनिसिपैलिटी को सुनाई, कॉरपोरेशन को सुनाई, कि वे कह रहे थे कि जो मांसाहारी भोजन है वह फुटपाथ पर नहीं बेचा जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मेरा अधिकार है, मैं क्या खाऊं, कहाँ खाऊं, क्या आप मुझे ये बतलाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ है जो गुजरात का उच्च न्यायालय पूछ रहा है। और बदनसीबी ये है कि यह बात अब जो प्रशासन है और पुलिस है वो भूल रही है, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लागू करने में लग गई है ज़्यादातर जगह। और इसलिए मैंने यह पढ़ा कि हरियाणा में चर्च में घुसने की भी कोशिश की गई। अभी द्वारका में पिछले दिनों चर्च पर हमला भी हुआ। गुड़गांव में लगातार नमाज पर हमले हो रहे हैं। आज जुमा है, आज हमें देखना है कि आज क्या होता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से नमाज पर हमले हो रहे हैं। कर्नाटक में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। तो ये 7 साल अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के अधिकारों का अपहरण करने के साल रहे हैं, और इसमें हम उतनी ताकत से सामने नहीं आ पाए हैं जितना हमें आना चाहिए, राजनीतिक दल और हम सारे लोग। तो आज के दिन इस बात को भी याद करने की ज़रूरत है कि एक समय माना जाता था कि भारतवर्ष दूसरे देशों को कहता था कि आप अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कीजिए। आज पूरी दुनिया हमें कह रही है, हमें नसीहत दे रही है, बतला रही है। जो भी यहाँ आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, वो नसीहत देके जाता है कि आप गांधी को याद कीजिए, आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत कीजिए। तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और जिम्मेदारी है कि हम इस तथ्य के प्रति सचेत। क्या एक आखिरी सवाल, क्या देश की जो संवैधानिक जो ढांचा है, क्या वो विफल रहा है, क्या वो कमजोर हो गया है, क्या वो भटक गया है? देखिए, संविधान तो अच्छा या बुरा होता है उसको लागू करने वालों के आधार पर। संविधान आखिर लागू कैसे होता है? संसद के जरिए लागू होता है, कानूनों के जरिए लागू होता है, न्यायपालिका के जरिए उसकी रक्षा की जाती है ना। न्यायपालिका का काम है कि संसद कानून बना रही है, वो निगरानी रखे कि कहीं वो कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। लेकिन अगर ये सारे जो तत्व हैं या ये सारे संस्थान हैं जनतंत्र के, मीडिया निगरानी रखती है,
ये संविधान के विरुद्ध कार्यपालिका काम तो नहीं कर रही, सरकार तो नहीं कर रही। आप चुनाव में किसी भी तर्क से बहुमत हासिल कर ले सकते हैं, संसद में आ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कानून बनाने लगे जो संविधान के खिलाफ है। बहुमत से आपको यह अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इसको सुनिश्चित कौन करेगा? इसको अदालत सुनिश्चित करेगी। लेकिन अदालत अगर ऐसा करने से इनकार करने लगे, फिर कौन करेगा? फिर जनता को करना होगा। तो जैसे अदालत ने अनुच्छेद 370 के मामले को अब तक नहीं सुना, जम्मू कश्मीर में जो गैर वैधानिक गिरफ्तारियां हुई थी उस मामले को आज तक नहीं सुना सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सारे जो संवैधानिक महत्व के मामले हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं सुना, टाल दिया। और इसलिए अब जनता को सजग होने की जरूरत है कि अगर उसे इस संविधान की रक्षा करनी है तो इस समय देश में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और तो वह चोरी चोरी इस संविधान को विफल करने की कोशिश कर रहा है, खुलेआम अभी भले ना कर रहा है, कानून बनाकर दूसरे रास्तों से। तो हमें इस बात को समझकर और संविधान की हिफाजत के लिए, जो कि दरअसल अपनी हिफाजत है, उसके लिए हमें लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और ऐसे लोगों को सरकार में लाना होगा जो संविधान को ठीक से चला सके।